हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी योद्धा चैनल। मैं रोशन मुजफ्फरपुर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। फाइनली आज हम आ चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले यूनिट 7 जनसंख्या वृद्धि एवं आपदा प्रबंधन के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला जो है हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का जो क्लास है आपका है अंतिम क्लास है। आज जो है इन्वायरमेंटल साइंस के जो है लास्ट क्लासेस हम करेंगे। इसके बाद जो है कल से आपका जो है हिस्ट्री का जो है क्लासेस चालू हो जाएगा। तो आप लोग जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहाँ पे जाकर इन्वायरमेंटल साइंस का प्लेलिस्ट बनाया गया, वहाँ से जाकर आप जो है अपना जो है सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है और जुलाई के एंड तक शुरू होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज का जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। फाइनली आज हम बात करेंगे जनसंख्या आपदा क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे आपदा क्या होता है। जैसे कि आपदा प्रबंधन क्या है, जैसे कि बाढ़, भूकंप एवं चक्रवात के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। साथ ही चिपको आंदोलन और बिश्नोई आंदोलन के साइलेंट वैली आंदोलन का जो है महत्व को जो है स्पष्ट इसमें करना है। ठीक है। तो इसमें हम नेक्स्ट समझेंगे आपदा प्रबंधन क्या है। सबसे पहले आपको ये समझिए आपदा प्रबंधन, जैसे कि आपदा प्रबंधन से आशय प्राकृतिक या मानव जाति की आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए उसमें बचाव करने तथा राहत का कार्य के वैज्ञानिक तरीके से संचालित करने की प्रक्रिया से है। इसका उद्देश्य जन धन की हानि को न्यूनतम करना है, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा करना है एवं सामान्य स्थिति को शीघ्र बहाल करना है। आपदा प्रबंधन 4 चरणों से किया जाता है। पहला क्या है? समन। समन जैसे कि आपदा के प्रभावित प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व उपाय करना है। तैयारी, आपदा से निपटने के लिए योजनाएं बनाना, परीक्षण देना, संसाधन की व्यवस्था करना। तीसरा है प्रतिक्रिया, आपदा के समय कार्रवाई करना, राहत एवं बचाव का जो है कार्य इसमें करना चाहिए। पुनर्वास जैसे कि आपदा के बाद पुनर्निर्माण, पुनः स्थापना तथा सामान्य स्थिति के जो है बहाल करना चाहिए। और दूसरी समझते हैं कि बाढ़ के संदर्भ में इसका हम क्या करेंगे। जैसे कि बाढ़ के संदर्भ में आपदा का प्रबंधन हम कैसे करेंगे उसका उपाय समझिए। जैसे कि तटबंधों के निर्माण या मरम्मत जो है करना चाहिए। जैसे कि हमारे जो भी तटबंध होता है, जैसे कि देख लीजिए हमारे तटबंध हो गया, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे पानी आते हैं, ठीक है। तो इसका जो है तटबंध है आसपास क्या लगाना चाहिए हमको? पेड़ सा लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो तटबंध होगा ज्यादा मजबूत होगा। इससे जो है बांध जो टूटने का जो खतरा है बहुत कम रहेगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो जितने सारे बाढ़ आते हैं उससे नहीं आएंगे। दूसरी कारण, दूसरा आप समझिएगा, दूसरा आपका हो सकता है नदियों और जलग्रहण क्षेत्रों में वनों का जो संरक्षण करना। ठीक है। तो मतलब यही हुआ, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों का जो संरक्षण करना। ठीक है। तो आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं वहां पे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जल निकासी एवं उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जल की जो निकासी है उसके लिए जो है नाली की व्यवस्था जो है पूर्ण तरह से किया जाना चाहिए, ताकि जो है जल जो है पूर्ण जो है सही तरीके पे जाए। चौथा आपका है पूर्ण चेतावनी प्रणाली विकसित करना चाहिए। पांचवें आपका था बाढ़ बाढ़ संभावित क्षेत्रों को मानचित्र पर लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैसे कि इसमें लोगों को हमको बताना है कि बाढ़ आए तो हम सुरक्षा अपना कैसे कर सकते हैं, कैसे जो है इससे हम बच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसे लोगों को जागरूकता करना है। जिससे जो है इस बाढ़ के आपदा से बहुत सारे लोगों के जो है जान माल की क्षति को हम बचा सकते हैं। आपस में होने वाले जो भी हमारे आपदा है उससे हम संभल सकते हैं, जिससे बहुत सारे जो जान माल की हानि होती है वो कम हो। दूसरी 4 पॉइंट आपका क्या है? जैसे कि इसमें जो होता है ऊंचे स्थान, ऊंचे स्थान पर शरण स्थल राहत केंद्रों की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि अगर बाढ़ आए तो हम क्या करेंगे? बचने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? बचने के लिए हमको ऊंचे से ऊंचे स्थान पे जाना चाहिए। ठीक है। बाढ़ के बाद स्वस्थ पेयजल, भोजन, दवा, स्वास्थ्य सेवाएं और उपलब्ध सुनिश्चित करनी चाहिए। अब हम समझते हैं भूकंप के संदर्भ में आपदा प्रबंधन का जो है उपाय क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? भूकंप रोधी तकनीकों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, भवन निर्माण के लिए भूकंप मानक का पालन जो है अनिवार्य होना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में मानचित्र मानचित्र का भवन निर्माण
नियंत्रण जो है इसमें रखना चाहिए। लोगों को भूकंप समय क्या करे और क्या ना करे इससे परीक्षण जो है देना चाहिए। लोगों को जो है फुल ट्रेंड होना चाहिए कि अगर हमारे पास आपदा आता है तो हम उससे बचाव कैसे करें, कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे। इससे जो लोगों को हमको जागरूक करना है, जिससे जो हो कि ज्यादा ज्यादा लोग जो है कम मरे और उससे जान माल की जो क्षति जो होती हो कम से कम हो। दूसरी है आपातकालीन निकास द्वार, सुरक्षित स्थानों और संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। पांचवा में क्या है आपका, इसमें कि भूकंप का जो है घायल घायल लोगों को जो है त्वरित चिकित्सा सहायता देनी चाहिए और पुनर्वास करना चाहिए। तो जितने भी सारे घायल होंगे उसको जो पुनः जो है ट्रीटमेंट देकर जो उनका जो बहुत जल्द ही उसका जो है सहायता देनी चाहिए। अब चक्रवात के संबंध में जो है आपदा से क्या क्या उपाय होगा उससे समझिए। जैसे कि समुद्री समुद्री तटीय क्षेत्रों में चक्रवात स्थल को मजबूत भवनों का निर्माण करना चाहिए। मौसम विभाग को पूरा सूचना प्रणाली दृढ़ बनाना चाहिए। तटबंधों वनों तथा हरित पट्टी को संरक्षण करना चाहिए। यह प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। मछुआरे और तटीय निवासियों के समय चेतावनी देकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना चाहिए। ठीक है। और बिजली जल संचार सेवाओं को वही वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। चक्रवात के बाद स्वच्छता, पेयजल, भोजन, दवा और पुनर्वास व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। प्रमुख पर्यावरण आंदोलन का महत्व क्या है। अब सबसे पहले हम समझे कि चिपको आंदोलन क्या था, उसके बारे में समझिए। तो चिपको आंदोलन जो है 1970 या 73 भी देता है। ठीक है। तो ये उत्तराखंड में जो हुआ था, और ये क्यों हुआ था, जैसे कि मान लीजिए ये मान लेते हैं पेड़ था। ठीक है। हम पेड़ बना रहे हैं। ठीक है। ये आपका ट्री हो गया। तो उत्तराखंड के जितने सारे महिलाएं थी क्या कर रही थी, पेड़ को बचाने के लिए जो है वहां जो है बहुत ज्यादा पेड़ को जो है काटा गया। बहुत ज्यादा पेड़ की जो है कटाई इसमें की गई। इससे क्या हुआ, इसका नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भद्रा, गौड़ा देवी आदि ने किया था। तो इन्होंने तीन लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है। सबसे पहले कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और गौड़ा देवी आदि ने किया था। इसका आंदोलन जो है ग्रामीण विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से जो चिपकर विरोध किया। इसका महत्व क्या हुआ, इस आंदोलन ने वन संरक्षण प्रति जन जागरण फैलाया, सरकार के वनों की कटाई पर रोक लगाने को प्रेरित किया। ठीक है। इसे पर्यावरण संरक्षण की जो दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो यही आपका हुआ। अगर एग्जाम में पूछेगा चिपको आंदोलन क्या था, तो आप जो है विशेष यही बताएंगे कि ये आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड के तत्कालीन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। ठीक है। इस नेतृत्व का जो है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद, गौड़ा देवी आदि ने किया था। इस आंदोलन में ग्रामीण विशेषकर महिलाएं ने पेड़ों से कटने और बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जो है इसका विरोध किया था। इससे क्या हुआ था, हमारे जो सरकार इसके प्रति जो है जागरूक हुए। बाद में जो है इससे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक भूमिका निभाएगी। अब हम समझेंगे बिश्नोई आंदोलन क्या था। तो बिश्नोई आंदोलन जो है आपका 18वीं शताब्दी के राजस्थान के गुरु चबेश्वर जी जम्मू द्वारा शुरू किया गया था। बिश्नोई समुदाय के लोग पेड़ों, वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्राण की आहुति तक भी दे दी। 1730 ईस्वी में प्रसिद्ध उदाहरण है जिसमें 323 बिश्नोई शहीद हुए थे। वह तो क्या था, इस आंदोलन में पर्यावरण एवं वन्य जीव के संरक्षण मजबूत नींव रखी और अहिंसा को त्याग कर जो है मिसाल को जो है प्रस्तुत किया। तो यही आपका बिश्नोई आंदोलन था। अब हम समझेंगे साइलेंस वैली। साइलेंस वैली का क्या था, तो ये आंदोलन जो है केरल के पलक्कड जिले के स्थित साइलेंस वैली क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना के विरुद्ध 1970 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है। डॉक्टर सलीम अली, सुंदरलाल बहुगुणा, वैज्ञानिक छात्रों ने, पर्यावरण जो है प्रेमियों ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है। और साइलेंस पुस्तक जो है रेचल कॉर्सन द्वारा लिखित गई थी। प्रेरित होकर जो है आंदोलन को जैव विविधता संरक्षण का संदेश दिया गया था। महत्व क्या था, इस आंदोलन के कारण साइलेंस वैली के राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस जैव विविधता संरक्षण महत्व के राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्थापित किया गया था। तो आपदा प्रबंधन के वैश्विक उपायों, जन धन हानि कम किया जा सकता है तथा समाज को सुरक्षित रखा जा सकता है। उपयुक्त पर्यावरण आंदोलन ने हमें प्रकृति के साथ अस्तित्व और संरक्षण का जो है मन को दिखाया है। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम डिस्कशन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम और व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अब हम बात करेंगे
आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का नियंत्रण बढ़ाओ। वर्तमान समय विश्व जनसंख्या की वृद्धि गंभीर समस्या बन चुकी है। इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक दोहन होता है, प्रदूषण फैलता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ना। वर्तमान समय में विश्व की तीव्र जनसंख्या वृद्धि की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन होता है, प्रदूषण फैलता है और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि और प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन का दबाव। जनसंख्या बढ़ने से भोजन, जल, भूमि, खनिज आदि संसाधन की मांग जो है बहुत बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप इसका अत्यधिक जो है दोहन होता है, जिससे जो है संसाधन तेजी से समाप्त हो रहा है। वनों की कटाई। अब बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है आवास, कृषि भूमि उपयोग जो है सड़कों के निर्माण के लिए जो है अंधाधुंध जो है क्या वनों की कटाई हो रही है। और इससे जो है वन क्षेत्र जो है कम होते जा रहे हैं। वन्य जीव का जो निवास स्थान नष्ट होते जा रहे हैं। जैव विविधता का जो है इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में क्या होगा, हमारे पास जो है ऑक्सीजन नहीं रहेगा। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर हमारा जो जीवन है वो सही से नहीं चल पाएगा। ठीक है। अब जल संसाधन का प्रभाव क्या है? अत्यधिक जनसंख्या वाले कारण पेयजल की मांग बढ़ रही है। नदियों, झीलों, तालाब, भूमिगत जल अत्यधिक जो है इसका दोहन किया जा रहा है, जिससे जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है और जल संकट जो है उत्पन्न हो रहा है। प्रदूषण में वृद्धि। अत्यधिक जनसंख्या के कारण वाहनों, कारखानों, घरेलू और कचरे से जो है प्लास्टिक आदि की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि हमारे जितने भी आसपास के कारखाने लगते हैं उससे क्या है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। एक जहरीली वायु निकलता है जो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, नियंत्रण वृद्धि हो रही है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत हानिकारक है। दूसरा क्या है, कृषि कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव। जैसे कि भूमि सीमित होते हुए भी जनसंख्या बढ़ने से भोजन की आवश्यकता अधिक हो जाती है। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक एवं सिंचाई अधिक उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता घटती है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। जलवायु परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है। इससे परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक जो है आपदाएं की जो है आवृत्ति जो है बढ़ रही है। और इसका जो है संरक्षण का वो उपाय क्या करेंगे उसे समझिए। पर्यावरण संरक्षण का उपाय क्या, जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। जैसे कि छोटा सा परिवार होगा, सुखी परिवार एवं जो है सारा अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और परिवार नियोजन का जो उपाय आवश्यक है। अब वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, जो अधिक से अधिक जो है वृक्ष लगाकर वनों की जो है रक्षा हमको करनी चाहिए। इससे जो है पर्यावरण संतुलन बना रहता है तथा प्रदूषण जो है कम होगा। दूसरा क्या होगा, संसाधनों का सतत उपयोग। इससे प्राकृतिक संसाधन का जो है विवेकपूर्ण संतुलन का उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है इसका लाभ उठा सके। प्रदूषण का नियंत्रण, जैसे कि वाहनों, उद्योगों से निकलने वाली धुआं तथा कचरे को नियंत्रित करना चाहिए। जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नियमों का जो है पालन करना चाहिए। अब स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण, जैसे स्वच्छ बनाए रखना, प्लास्टिक उपयोग कम करना, जैविक खाद का उपयोग करना एवं हरित ऊर्जा स्रोत का जो है बढ़ावा देना। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा है। यदि समय रहते जनसंख्या नियंत्रण नियम, पर्यावरण संरक्षण का उपयोग नहीं किए गए तो भविष्य में जीवन संकट पड़ सकता है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करें तथा इसे स्वच्छ एवं संतुलित एवं सुरक्षित बनाए रखें। अब नेक्स्ट आप समझिए, अब आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। हमारा प्रयास यही है कि आपका जो है कम समय में बहुत ज़्यादा जो है आपके पास जो है रिसोर्सेज हम दे दें, ताकि आपके एग्जाम इंटरव्यू से जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसमें और हम लास्ट में एक और लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है।
तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है? तो जनसंख्या वृद्धि पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है? पर्यावरण पर पड़ता है। ठीक है। दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि से अत्यधिक किस संसाधन पर दबाव पड़ता है? तो उसमें जो है प्राकृतिक संसाधन पर जो है दबाव ज्यादा पड़ता है। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की जो कटाई का कारण है, बढ़ती जनसंख्या विकास के कारण जो है वनों की कटाई हो रहा है। बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? तो बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा आता है वो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो जो है टेक्टोनिक प्लेट की जो है, जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? भूकंप आते हैं। तो चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक आते हैं? तो चक्रवात जो ज्यादा आता है वो समुद्री जो है तटीय क्षेत्र में ज्यादा आता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, समुद्र जो तटीय क्षेत्र है उसमें जो है चक्रवात बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का पहला चरण कौन सा था? तो ये समन था। ठीक है, मिटिगेशन जो है आपदा प्रबंधन का सबसे पहला चरण है। आपदा प्रबंधन का दूसरा चरण क्या है? तो इसमें तैयारी है। ठीक है, आपदा के समय त्वरित सहायता को क्या कहते हैं? जिसमें बोलते हैं प्रतिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, आपदा के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये पुनर्वास कहलाती है। ठीक है। अब चिपको आंदोलन किससे संबंधित? तो चिपको आंदोलन क्यों किया गया था? तो चिपको आंदोलन जो है अभी हमने आपको पढ़ाया। चिपको आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में किया गया था 90 जो है 70 में किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा जो द्वारा वनों के जो है संरक्षण के द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए जो है ये आंदोलन किया गया था। चिपको आंदोलन किस राज्य की? तो उत्तराखंड की है। ठीक है, तत्कालीन उत्तर प्रदेश। बिश्नोई आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो यह है गुरु जम्भेश्वर जम्बोजी। जम्बोजी, अगर बिश्नोई आंदोलन की बात करें तो कौन था? जम्बोजी जो थे इनका, यही बिश्नोई आंदोलन का जो है संस्थापक थे। एक एग्जाम से आपको क्वेश्चन बनेगा तो आपको उसमें जवाब देना होगा। ठीक है, बिश्नोई आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिश्नोई आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, वन्य एवं वन्यजीव का जो है संरक्षण करना, यही बिश्नोई आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य था। सैलियंस वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो सैलियंस वैली जो आंदोलन है वो केरल से संबंधित है। साइलेंस स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी रेचल कॉर्सन द्वारा जो है ये लिखा गया था, साइलेंस स्प्रिंग पुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जनसंख्या वृद्धि से कौन सा प्रदूषण बढ़ता है? तो इसमें जनसंख्या वृद्धि से जो है आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण जो है तीनों बढ़ते हैं। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो इसमें जो सतत विकास जो है पर्यावरण संरक्षण का सबसे अधिक जो है प्रभावी उपाय है। बाढ़ से बचाव के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? तो तटबंधों का निर्माण तथा पूरा चेतावनी प्रणाली। ठीक है। आपका अंतिम क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन का जो संरक्षण करना, यही इसका उद्देश्य था। तो जो है मुख्य बिंदु आपका क्या है? जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण दबाव डालती है, बाढ़, भूकंप एवं चक्रवात प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। आपदा प्रबंधन के चार है, समन की तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास। चिपको एवं बिश्नोई साइलेंस वैली प्राकृतिक संरक्षण के प्रतीक है। हमारा लक्ष्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के जो है क्योंकि प्राकृतिक